एक कार है एम्बेसडर नुमा और जिस पे ऊपर अगर दिखाएंगे तो इस पे आईएएस लिखा हुआ है और पीछे लिखा है ड्रीम और दरवाजे पे नाम लिखा है शिव। 2014 में जब वोट डाला था तो पहला वोट मोदी जी को दिया कि एक उम्मीद करी थी कि आज मोदी जी को मतलब ही नहीं है कि हमारा वो युवा परेशान है जिसने जिताने में आपको मदद की। भाई मुझे सपने पूरे करने हैं, मैं घर सपनों के साथ जाऊंगा। इतनी पीडीएफ चार्ट रखी है। मैं तो सीजीएल के लिए लगाया ना यहाँ पे 8 साल 9 साल। कंपनी सिफी थी उस टाइम पे, उसने पेपर लीक किया था। ये बात मेंस होने के बाद पता चली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये प्रोसेस प्री लेवल से ही फर्जी है। उस टाइम पे सरकार मानी नहीं, उन्होंने कोई भर्ती रद्द नहीं की। ऑन एवरेज लोगों के 50 नंबर थे, मुझे 31 नंबर मिले डिस्क्रिप्टिव में। रोड टेस्ट में सर धूप में 2 बजे से बैठ जाते थे, 8 बजे तक चेयरमैन तब मिलता था 6 घंटे, और वो भी मई में। आप समझ लो कितना मुश्किल, क्योंकि सर गलत हमारे साथ हुआ है ना। 21 साल के आए थे, 20 साल के और 30 के हो गए सर। वो जर्नी शुरू करी थी और कहाँ राम ने छोड़ दी, राम ही जाने। पर यही है कि सर अभी तक हिम्मत नहीं हारा हूँ। अभी 30 साल ही हुई, अभी तो समय बच रहा है कि जलने वाले जलेंगे, खिलने वाले खिलेंगे, और ये दुनिया देखती रह जाएगी जब आप इंस्पेक्टर बन के निकलेंगे। 2017 में जब अपने गांव से शिव दिल्ली आए थे तो उन्होंने बाज़ार से ये कार खरीदी थी और तब से ये कार उनके साथ है। आईएएस कब बनने का सपना लेकर अपने गांव से आए थे और कुछ वादे घर से करके आए थे कि आईएएस अधिकारी बन के गाँव लौटेंगे। साल दर साल बीतते गए और आज साल है 2025। 16 से 25 में 9 साल बीत गए। यूपीएससी देते रहे और साथ साथ सीजीएल देना शुरू किया और सीजीएल के पिछले साल सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। यस, उसमें जो भी सारी पोस्ट होती हैं, जीएसटी, सीएसएस, इनकम टैक्स, उनकी 30 होती है। तो वो मेरा 2024 लास्ट अटेम्प्ट था। इस बार की जो एज है ना, 1 अगस्त को लेता है आयोग, जिसमें मेरे 20 दिन ज़्यादा हो रहे हैं। मेरी 10 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है, तो ये 24 वाला मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अब 32 की एक पोस्ट की बस होती है जेएसओ, वो मैं देना नहीं चाहता हूँ। बस यही मेरा जो था वो सपना जीएसटी था, और वो मेरा लास्ट हो गया। ये बताओ कि जब 2016 में शुरू से बताओ इत्मीनान से, तसल्ली से, कि 2016 में जब घर से निकले तो कैसी रही जर्नी, कहाँ गए, कैसे ये विचार आया कि अब आईएएस बनेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे और फिर दिल्ली आए? सर कहते हैं कि मतलब सपने गांव से ही फलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन गांव में रहकर शायद पूरे नहीं होते। क्योंकि आज डिजिटल जो हुआ है वो पहले नहीं था। जो चीज़ें आज घर घर पहुंच रही हैं वो पहले नहीं थी, कोई भी इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो यही था कि चलो दिल्ली चलते हैं। लोगों ने भी किया सजेस्ट कि दिल्ली जाओ आप, वहाँ आपके सपने पूरे होंगे, आप पढ़ाई कर सकते हो, सुविधाएं, कोचिंग वोचिंग है। तो हम लोग दिल्ली आ गए। घर वालों ने भी बोला ठीक है आप चले जाओ। तो यहाँ के पता चला यार कि यूपीएससी आईएएस तो इतना अनसर्टेन है कि लोग इंटरव्यू देने के बाद बैक टू बैक बाहर हो रहे हैं, 5-5 इंटरव्यू, 6-6 इंटरव्यू देने के बाद। तो मैंने सोचा यार अगर ब्लैंक रह जाएंगे तो उससे पहले आपका कोई बैकअप होना चाहिए। आपको अगर आईएएस बनना है तो जैसे सीजीएल हो गया, ये एक अच्छा बैकअप होता है यूपीएससी का। आप सीएसएस वगैरह मतलब ग्रुप बी की नौकरी लेके आप आगे तैयारी आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा यार क्यों ना, अपना मैथ्स बैकग्राउंड है, इंग्लिश भी अपनी जैसे ग्रामर आती है वो अपनी ठीक थी, बाकी जीके में जो भी मतलब फैक्चुअल नॉलेज आती है उसको रट्टा मार लेंगे, एक अपना बैकअप हो जाएगा, फिर इत्मीनान से यूपीएससी तैयारी करेंगे। ये था अपना सपना। तो सीजीएल के लिए अपना तैयारी उस टाइम पे तो बस अकेला ही था, कोई दोस्त भी नहीं था। अकेले आए थे जो भी थे, 1-2 वो शायद उनका सीजीएल लक्ष्य नहीं था। ऐसे ही कोई भी मान लो कोई भी जॉब मिल जाए, वो लोग थे साथ में, तो उनको तो कुछ पता नहीं था। तो गाइडेंस अपनी थी नहीं। तो अपन ने बस देखा कि हाँ इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में वॉकैब आ रही है, तो अपन क्या है कि बस वॉकैब को देखते यार ये वॉकैब तो कहीं है नहीं, तो डिक्शनरी में तो हम पता चला मार्केट से डिक्शनरी ले आए ऑक्सफोर्ड। पहले मैं इंग्लिश टू हिंदी वाली लाया क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम था। उसके करीब 2000-2500 पेजेस थे, वो मैंने सारे रट दिए। जब मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई फिर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ले आया, डिक्शनरी रट डाली। यस सर। मेरे दोस्त जो मेरे रूम पे आया करते, जब हम 2 BHK में रहा करते थे, तो वो कभी कभी मेरा वो टेस्ट लेते थे, यार अच्छा तुम्हें पूरी डिक्शनरी याद है, चाहिए बताओ। तो मैंने भगवानी दया से, जब हम उस टाइम फट रहे होते हैं तो सारी चीज़ हमें याद होती हैं, तो मैंने बता दिया करता था, तो लोग भी मतलब प्राउड फील करते थे। तो मैं फिर इंग्लिश वाली ले आया। मैंने कहा यार अब तो इंग्लिश वाली में वर्ड मैच कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल 16-17 के टाइम पे जो सिफी कंपनी थी ना, वो सीधे ऑक्सफोर्ड से वॉकैब लेती थी सीधे। तो मेरे को ये था यार कि अपना क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट वॉकैब में जो भी है मार्क्स ज़्यादा थे वॉकैब के, उनको तो आप पे वैल्यू श्योर कर लो ना, क्योंकि वो तो बस रट्टा मारना है आपको। तो मैंने उसके लिए पूरी वॉकैब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडीएम्स हो गए आपके, जितना याद कर। यस, मैंने एक जैसे एच पे हो गया, एच पे पता चला 200
वो है ईडीएम्स है। ऑक्सफोर्ड में लगभग मुझे याद है अब तक 4300 कुछ ईडीएम्स थे, जो आज लोग 1000-1200 में भी आप सिलेक्शन ले लेते हो। उस टाइम मैंने 4300 ईडीएम्स मल्टी टाइम्स पढ़े, इंग्लिश टू इंग्लिश, जिसमें अभी ये होता था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एक वर्ड एक ईडीएम के 2-2 3-3 मीनिंग हुआ करते थे ऑक्सफोर्ड में। यहाँ तो ये सिर्फ एक देते हैं। इनको हमें तो पता ही नहीं था कि आएगा कौन सा, हमें तो ये था कि सारे रट लो, जहाँ से भी आएगा हम कर लेंगे। तो सर उसमें लगा टाइम, तो हमारा और सब्जेक्ट को हम टाइम नहीं दे पा रहे इतना, क्योंकि मैथ्स तो ये था कि हमारा अच्छा है, बीएससी मैथ्स से की हुई है, तो मैथ्स में इतनी दिक्कत थी नहीं, रीजनिंग तो सब कर लेते हैं लगभग। तो ये था कि इंग्लिश जीएस तो अनसर्टेन है, वो तो सबके लिए लगभग बराबर ही है, 1-2%। इंग्लिश का था बड़ा, मतलब बड़ा ब्रॉड था। तो सर ये था कि इंग्लिश हमने जब कवर पूरी कर ली तो और सब्जेक्ट हमारे छूट गए, जिसकी वजह से मेरा 17 सीजीएल 1.5 नंबर से रह गया था। और उसमें जो कंपनी सिफी थी उस टाइम पे, उसने पेपर लीक किया था। ये बात मेंस होने के बाद पता चली कि सिफी ने बड़े लेवल पे लीक किया। मेंस लिखा था आपने? ये मतलब मैं प्रीलिम्स में 1.5 नंबर से रह गया था, और मेंस जो था वो लीक हो गया था, पूरा मुखर्जी नगर में आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये प्रोसेस प्री लेवल से ही फर्जी है, और ये पूरी प्रोसेस मतलब रद्द होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला, सीबीआई की रिपोर्ट में ये चीज़ आई थी। तो सर उस टाइम पे सरकार मानी नहीं, उन्होंने कोई भर्ती रद्द नहीं की, और हम लोग फिर आगे के लिए बढ़ते, क्योंकि जब युवा थे 20-21 साल के थे, तो ये था चलो कोई नहीं, अगला देते हैं, हर साल थोड़ी होगा। 18 में ये ले आए नई कंपनी टीसीएस आ गया। तो सर उस टाइम जैसे मल्टी शिफ्ट में पेपर होता था, तो लोगों के 50-50 नंबर बढ़े, हमारे 10 भी नहीं बढ़े थे सर। तो मेरा बाउंड्री पे फिर से रह गया सर, मेरे अंदर आग लगी। मैंने कहा यार सीजीएल लेवल का एग्जाम नहीं हो रहा है यार, तुम क्या ही मेहनत कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। फिर मैंने सर अंधी मेहनत शुरू करी, मतलब कि उससे ज़्यादा तो मौत आ जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 19 वाला पेपर मैंने बिना मोक वोक लगाई, लोग 200-300 मोक लगाते, मैंने कोई मोक नहीं लगाया, मैं सीधे एग्जाम में बैठा, 160 नंबर लगाए, पास हो गए। यस सर। मतलब अच्छी रैंकिंग में थे, प्री लेवल पे ही अच्छी रैंकिंग में थे आप। अब मेंस आया, तो मेंस के जो 19 वाला पेपर था वो 20 में हुआ था सर। मार्च में लॉकडाउन लग गया सर। अब प्री तो क्लियर हो गया, अब लॉकडाउन लग गया, तो फिर मुझे लगा यार पहला पेपर मेंस निकला है, और मैं इसको मौके को जाने नहीं दूंगा। तो मैं सर लॉकडाउन में घर भी नहीं गया मैं, तो घर वालों ने फिर बोला यार तुम घर नहीं आ रहे हो ये सब। मैंने कहा ये मेरा सपना है, और मैं इस बार अगर घर चला जाऊंगा तो पता नहीं फिर दिल्ली, क्योंकि पहले से ही घर वालों का मतलब श्योर नहीं था कि कब तक साथ देंगे, 1 साल 2 साल दे सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये मौका है, इसको बना लो, घर मत जाओ यहाँ। तो मैं यहाँ रहा, लेकिन जो मोक लगाने वाली चीज़ जो होती थी वो की फैक्टर होती थी, तो मैंने मोक नहीं लगाई सर। मैं डायरेक्ट एग्जाम में बैठा, लॉकडाउन के बाद जो पेपर हुआ 4-5 महीने बाद, फिर भी मेरा अच्छा स्कोर था, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है 19 वाले में, फिर डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे अच्छे नंबर थे, 100 में से मतलब 65 नंबर थे, जो शायद मेरे ग्रुप में किसी के नहीं थे, जो मतलब सिलेक्शन भी ले गए इवन। लेकिन मेरा वो मेंस वाला पोर्शन मैथ वाला था, जो बिना मोक के नंबर अच्छे, लोगों के 240 आए 200 में, मेरे 190 नंबर थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो मेरा वो मैथ का ही पोर्शन बस 50 नंबर का वीक, जो मुझे फाइनल सिलेक्शन दिला सकता था, मैं डीवी से आउट हो गया सर। फिर मेरे आग लगी यार, मैंने कहा ये लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर रह गया, नहीं बैठ सकता। फिर मैंने क्या करा कि मैंने 20 वाले में यूआर से फॉर्म भर दिया मैंने, अब तो तैयारी अपनी बढ़िया है सर। मेरा पता चला यूआर में क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस से 21 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन यूआर से मेरा 1.5 नंबर कम। यूआर क्या है? अनरिजर्व, मतलब जनरल से भर दिया फॉर्म। हाँ तो जनरल से भर दिया सर, तो उसमें मेरा फिर रह गया। अब सारे घर वाले डांटे, तुम जनरल से क्यों भरा है? सर अब राम ही जाने, एक तो घमंड आ गया कि तैयारी अच्छी है अपनी, तो यूआर से सिलेक्शन नहीं, तो लोगों पे मतलब मन में ये होती है ना कि यार तुम ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन ले ली, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। तो हमने कहा यूआर से सिलेक्शन लेंगे, और जब तैयारी होती है तो वो ईडब्ल्यूएस वाला भी यूआर में ही आ जाता अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो मैंने कहा यूआर से भर दो। तो सर वो 20 वाला मेरा जो अटैम्प्ट था वो ऐसे चला गया यूआर के चक्कर में। फिर मैंने 21 में जान लगाई, 21 वाला फिर मैंने प्री में भी कम से कम, प्री में मेरिट से 40 नंबर ऊपर थे, मेंस में भी अपना अच्छा स्कोर था, 50 नंबर ऊपर थे। डिस्क्रिप्टिव में 21 वाले में इन्होंने क्या कर दिया, फेल कर दिया, 31 नंबर दिए, जहां ऑन एवरेज लोगों के 50 नंबर थे, मुझे 31 नंबर मिले डिस्क्रिप्टिव में। क्योंकि इनकी मार्किंग ऐसी होती है, रैंडम होती है, इनका कोई फिक्स नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है किस हिसाब से आप, पता चला 19 में आपके 70 नंबर थे, 20 में आपके 30 नंबर है, क्योंकि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे लेटर आता है, मनमाने नंबर देते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसमें नंबर आए तो फिर भी मैं लास्ट स्टेप में बाहर हो, 31 नंबर से मैं बाहर हो गया। 22 में क्या हुआ, इन्होंने सर पैटर्न ही बदल दिया। अब जो मेंस में मैथ इंग्लिश का पेपर हुआ करता था, इन्होंने प्री को क्वालिफाई कर दिया, और मेंस में ये सारे ले आए सब्जेक्ट, जीएस भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, पैटर्न बदल दिया, और कंप्यूटर को ले आए क्वेश्चन, जो हम लोग यहाँ टाइपिंग करते हैं डिस्क्रिप्टिव के बाद, ये कंप्यूटर को ले आए कि हमने चलो कंप्यूटर को ले लिया, प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, इससे जल्दी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस वो आगे बढ़ेगी। सर ये कंप्यूटर ले आए, और कंप्यूटर को हम पहली बार लाइटली ले गए कि
पहली पहली बार आ रहा तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछेंगे। कंप्यूटर में हज़ारों लोग फेल हुए, जिसमें मैं भी फेल हुआ, 13 नंबर थे मेरे कंप्यूटर में। 13 नंबर सर, दिमाग का सिस्टम हो गया हैंग यार, कंप्यूटर में कैसे फेल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं, मैं हज़ारों बच्चे 22 में कंप्यूटर में फेल थे जिनके अच्छे नंबर थे, जो जीएसटी और इनकम टैक्स ले जा सकते थे, कंप्यूटर में फेल हो गए सर। फिर आग लग गई यार, कंप्यूटर की वजह से नौकरी से रह गए। 23 में फिर तैयारी करी, फिर प्री में अच्छा स्कोर और मेंस दिया। मेंस में 23 में इन्होंने फिर रॉन्ग क्वेश्चन मतलब पूछना शुरू कर दिया। 7 क्वेश्चन रॉन्ग थे, जिसमें हाई कोर्ट ने 3 क्वेश्चन का माना था। हाई कोर्ट ने बोला कि एसएससी इनके आंसर बदले और जिन लोगों के इनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुए उनको करे, तो एसएससी ने नहीं माना, कह दी हमने ज्वाइनिंग दे दी, और कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया एसएससी। वो आज भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर। 23 में चल रहा है। मैंने कहा अब तो भाई, अब उस टाइम भी हमको अगर थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते, लेकिन 24 आखिरी था, तो मैंने कहा यार रिस्क नहीं ले सकते। मैं तैयारी में लग गया, प्रोटेस्ट छोड़ के। मैंने कहा भाई अपना लगते हैं आखिरी चांस है, अगर ये चला गया तो, क्योंकि मैं सीजीएल के लिए समर्पित था। मैंने अपना सब कुछ, मेरे दोस्त, मेरी जर्नी में दोस्त भी आगे थे, लाइब्रेरी में जो देखा करते थे, हमारे ठाकुर जी हो गए, राठी जी हो गए, और भी मेरे मित्र हैं अजय प्रकाश वगैरह, इन्होंने साथ दिया मेरा कि आप चिंता ना करो, आप पढ़ाई करो, फंड की दिक्कत होगी, हाँ हम खड़े हैं साथ में। तो ये मेरे लिए था यार, दोस्त खड़े हैं, अगर इनके भरोसे पे अगर खरा नहीं उतरे ना, तो ये अपने आप से बात नहीं कर पाओगे आप। तो फिर मैंने और जान झोंकी, हर चीज़ को साइड में करके ना मैंने अपनी जान झोंकी, क्योंकि लगातार आदमी जब पढ़ता है ना तो फ्रस्ट्रेट बहुत होता है सर। लगातार आपको पता है कि बस वहाँ तक जाना है, लाइब्रेरी से रूम से अपना, अगर कोई दोस्त बुलाता है पंडित जी आ जाओ, तो मैं जाता था, नहीं तो लाइब्रेरी या कुछ कोई अगर काम है तो ही जाता था मैं। बस यही था कि बस लाइब्रेरी से रूम जाना है, आके सो जाना, सुबह जगती। बीच में तो मैं रूम पे ही नहीं आता था। मैंने कहा लाइब्रेरी में सो जाओ, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन नेचर है यार, मन नहीं करता कि यार आज जाएं, लेकिन लाइब्रेरी में सो जाओगे तो आपको पता बच्चे आ गए भाई उठ, आपको तुरंत बच्चों को देखकर एक मोटिवेशन आ जाती है, भाई बच्चे आगे मुंह लगाना शुरू कर रहे हैं, तो तुम भी जगते हो, मुंह धो के थोड़ा सा फ्रेश होके अपना बैठ जाते हो सीट पे। बीच में जब ब्रेक होता 12-1 बजे नहा धो के आ जाते हो। तो मैंने वो जर्नी भी, मेरे दोस्त देखते थे, वीडियो बना लेते थे लाइब्रेरी में, देखो पंडित लाइब्रेरी में सो रहा है यार, ये सब उन्होंने वो मेहनत देखी, तो वो मेरे साथ अभी तक डटे हुए हैं, मतलब खर्चे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। पंडित जी हम आपके साथ हैं, आप अपने सपनों को पूरा करके जाओगे यहाँ से, ये उनका मतलब मकसद था। तो वो जुड़ गए थे पूरी हर चीज में, मतलब देख रहा था 23 वाले में, तो ये 24 वाले मेंस में, तो लोग मेरे लाइब्रेरी से 12 बजे रूम पे छोड़ने आते थे कि यार पंडित जी को चलो बाइक से छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर होता है, तो 12-1 बजे कोई चीज़ ऐसी ना हो। तो मुझे लग रहा था पूरी कायनात लग रहा जुड़ रही है। तो इस बार तो, और मेरे मोक में भी नंबर बढ़िया आते थे। 24 में ये नहीं था यार कि मैं कोई भी मोक लगा रहा हूँ तो मेरा मतलब रैंक अच्छा रहता था, नंबर अच्छे रहते थे। इतना था कि अगर रैंकर नहीं बनूंगा तो नौकरी तो श्योर है अपनी। पता चला सर इन्होंने 24 में अभी 19 क्वेश्चन रॉन्ग पूछ डाले, और 19 पूछने के बाद इन्होंने क्या किया कि मार्क्स टू ऑल कर दिया। मतलब किसी आदमी ने, वो किसी बच्चे ने गलत किया वो, तो वो भी नंबर पा रहा है, और किसी ने वो छोड़ा है वो भी नंबर पा रहा है, और मेरा सही है, मेरा क्या फायदा हो रहा है उसमें। तो पहले तो इनको रॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन पे लिखा नहीं होता ये रॉन्ग है। हम अपना टाइम देते हैं, और हम जिस प्रेशर से बैठे होते हैं ना, 1 साल 2 साल में लोगों को प्रेशर बनने लगता है। मैं 5 7 8 साल से लगातार तैयार, मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा उस टाइम। रॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे टैगा, आपको नहीं पता ये रॉन्ग है, अगर रॉन्ग लिखाओ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ बार बार उसको हालांकि जब 23 में आए तो ऐसा नहीं था कि 24 में ही आएंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आगे 2-4 आते, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन रॉन्ग सर, तो मेरे उनकी वजह से मेरा क्या 1-2 सिली मिस्टेक्स हो गई, इतनी माइनर सी कि आप सोच भी नहीं सकते सर, उसकी वजह से। और पेपर मल्टी शिफ्ट में हुआ, मैं ये भी चीज़ मैनेज कर लेता अगर ये मल्टी शिफ्ट में नहीं होता। अगर सिंगल शिफ्ट होती ना तो मैं सारी चीज़ों को मैनेज करके भी सिलेक्शन ले जाता, क्योंकि मैं बहुत क्लोज रहा हूँ 24 में। अभी सिली मिस्टेक्स, नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स टू ऑल से ओवरकम करके भी अगर ये सिंगल शिफ्ट में पेपर लेते तो आई थिंक मुझे नौकरी मिल जाती। और ये मेरा 24 लास्ट था, तो मैंने सब कुछ झोंक रखा था, और मेंटली आप जानते हो कितना प्रेशर होता है हर चीज़ को लेकर। फिर भी सर इन्होंने कोई गलती नहीं मानी, इन्होंने कह दिया हमने सबको नंबर दे दिया। हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने आप लोगों को भी पहले हमने कॉल किया था, हेड ऑफिस गए, सारे टीचर्स आए कि भाई ये क्या कर रहे हो, 25 में भी यही चीज़ें होंगी, तो सारे टीचर्स भी गए, बच्चे भी गए, प्रोटेस्ट किया। लेकिन एसएससी स्वीकार तो सब कर रहा है चेयरमैन कि हाँ ये हुआ है, लेकिन वो कुछ भी अपनी ओर से मतलब कोई भी हमें रियायत नहीं दे रहा। हमने कहा सर हमारा लास्ट चांस था, हमारा क्या नुकसान है, चलो जिनको ज्वाइनिंग करा दी उनका कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अनफेयरनेस की वजह से जो बाहर रह गए, उनको तो एक मौका दे दो। तो कह रहे हैं कि आप सरकार से ले आओ या आप कोर्ट से ले आओ, हम दे देंगे। अब सरकार ने भी बोल दिया कि इनको 2 चांस, तब भी चेयरमैन नहीं मानने को तैयार है। ये कह रहा है अब तो पेपर आ गया, पेपर तो 22 में भी आया था, तब भी इन्होंने 2 दिन पहले लोगों को मौका दिया था। चाहे रीजन जो भी रहा, तो चेयरमैन ने माना था कि भाई इनको मौका दे दो। अब क्यों नहीं दे रहे हो? अब सर कोर्ट का आएगा, पता चला तो प्री तो हमारा 13 अगस्त से है। अब बताओ अब हम लोग किस आधार पे आगे बढ़ें, क्यों कोर्ट का क्या सर्टेनिटी है कि हमें चांस मिलेगा।
तो सर ये एसएससी एक ऐसा बॉडी है जो सरकार से भी नहीं डरता, मनमाने करता है, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देता, बच्चों से उसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको तो ये है कि ये वैकेंसी आ गई है DUPT के, यहाँ से हमें फिलअप कर देनी है, चाहे बच्चा डिजर्विंग है अनडिजर्विंग है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपने सारी सब्जेक्ट को लेके आए, रीजनिंग को, मैथ को, GS को, आपने GS वाले मार्क्स 12 कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 जो सिली मिस्टेक्स हुई थी उन्हें भी मार्क्स 12 कर देते तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता सर, क्योंकि मैं GS में लीड लेता। अब GS में मुझे तुमने लीड लेनी नहीं दी, आपने तो अपना प्रोसेस कर दिया, हमने तो सबको बराबर नंबर। इसमें बराबर में क्या सबका फायदा है? आप एग्जाम के नोटिस में लिखते हो कि फेयरनेस की बात करते हो, यानी कि ईमानदारी से भर्ती होगी, कहाँ फेयरनेस है इसमें? आप बता दो सर, आप भी बताओ क्या ये सही है? आप सबको नंबर दे रहे हो, क्या ये सही है? एक बच्चा जो 8 साल से GS पढ़ रहा है, SSC के GS है ना, UPSC वाले को बिठा दोगे 10 सवाल नहीं होंगे, 25 में से गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये पूछते ही वो चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछते हैं। अभी किसी को मान लो पद्म भूषण मिला है, अब बताओ पद्म भूषण वाला जो था वो आदमी कौन से स्टेट में, और उसको पहली बार भारत रत्न कब मिला बताओ? मतलब इतना अनरिलेटिव पूछेंगे कि उसका तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा कि ये भी SSC पूछ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन उनके नंबर ऑफ ज़्यादा रहते हैं कि जिनका आपको आता, हिस्ट्री से 1-2 पूछेंगे, पॉलिटी से 1-2 पूछेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन तो हम लोग इतना मतलब इकट्ठा करके याद कर करके, मेरे पास आपको दिखाता PDF तो आपको दिखाता, हिल जाते आप देख के, इतनी PDF चार्ट रखी है, इतनी आपको एक अक्षर की आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी, और आप पूछ भी सकते हैं, वह बताओ, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली। तो आपने वो मेरी मेहनत तो खत्म कर दी ना, ये मार्क्स 12 करके। मैं तो कह रहा हूँ जो मेरी सिल्ली मिस्टेक 1-2 मैथ रीजनिंग में हुई है, आप वो मार्क्स 12 कर देते तो उसमें मेरा भी होता ना फायदा। अब बताओ, तो मैं तो सर ये एक सिस्टम का शिकार हो गया। अब मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अब कोर्ट का वेट कर रहा हूँ, हम सरकार के पास जाते हैं, वहाँ कोई अब तो चेयरमैन से मिलने नहीं, SSC वालों को बोल दिया है कि SSC वाले बच्चों को तो गेट में एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि उनको बताइए भड़के हैं, क्योंकि वो गलत करके बैठे हैं भाई। और एक बार नहीं, हर बार गलत करते हैं सर, कोई ना कोई बस बहाना बदल देते हैं। ये पहले डिस्क्रिप्टिव का था, एक बच्चा इतना मेंस में इतना अच्छा स्कोर लेके आता, पता चला उसको मिले 35 नंबर, और एक बच्चा जिसको एक एवरेज था उसको 75 नंबर डिस्क्रिप्टिव में। ये 40 नंबर का गैप कौन पूरा करेगा? तो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव हटा दिया। तो ये तो चलो ठीक है कि तुमने डिस्क्रिप्टिव हटाया, लेकिन उसमें भी तो हम रह गए थे ना। मतलब आप उन सवालों के लिए परेशान हैं जिनको लेकर उनके पास डाउट थी, जो संशय था, उन्होंने सबको नंबर दे दिए, उसके आप शिकार हुए। यस, और ये गलत है कहीं ना। और रॉन्ग क्वेश्चन पूछना, ये बताओ क्या ये आपका मूल अधिकार है कि हम भाई, या तो आप नोटिस में डाल दोगे रॉन्ग क्वेश्चन पूछना हमारा, तो हम उसके लिए भी रेडी होके जाएंगे ना सर। हैं, एक बार 23 में पूछे तो हमें लगा शायद 24 में अब नहीं पूछेंगे, कोर्ट वोर्ट का केस हो गया। 24 में बदतमीजी की हद देखो, मतलब जो एग्जामिनर है, जो बना रहा, जो मतलब कंडक्ट कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि मैं जो क्वेश्चन रख रहा हूँ क्या ये सही है, क्या इसकी भाषा सही है। अरे भाई तुमने मतलब लोग नशे करके बैठे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए या कॉमा, कुछ भी लगा दे रहे हैं। भाई एक बच्चा है, उसको कितना प्रेशर में बैठा, उसको सही चीजें आप फेस करने के लिए दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 10-10, और हर शिफ्ट में 10-10, 20 क्वेश्चन आप दे रहे हो, कितने बड़े लेवल पे सर, ये बताओ। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अब तो सर मेरा यही है कि अब पहले प्रायोरिटी जॉब है अपनी स्टेट में। अभी पहले मैं स्टेट के पेपर नहीं देता था कि ड्रीम CGL है, CGL के बाद सीधे UPSC जाएंगे जो टाइम बचेगा। अब सर 30 साल CGL के तो अटेम्प्ट खत्म हो गए। अब यही मौका, अगर मौका मिल गया तो हम 25 दे लेंगे। कोर्ट से भी हमारा प्रयास चल रहा है, और सरकार से रिक्वेस्ट की थी, मानी नहीं। आखिरी होप है कोर्ट हमारा, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो सर स्टेट एग्जाम प्रायोरिटी में आ गया, UP PAT अपना जो भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट आएंगी सर उनको देंगे, और आगे 6 महीने का टारगेट है। अगर कहीं से कोई जॉब लगती है, मेरा तो सिलेक्शन पोस्ट में अभी सिलेक्शन हो रखा है, DV बाकी है। 2023 वैकेंसी, 2023 में सिलेक्शन पेज का एग्जाम होता है जो हर साल आता है, उसमें मेरे 175-80 नंबर है, और सिंगल पेपर होता है। उसमें सुपरिटेंडेंट की मतलब पोस्ट है, 40 वैकेंसी है, उसमें मेरा DV है, और मेरी कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ऊपर है, उनका DV नहीं हो रहा है। और एक CGL का एग्जाम है, मतलब गलत कराने के बाद तो ये DV रात को 12 बजे भाई साहब रिजल्ट आता है, और सुबह 7 बजे इनकम टैक्स का नोटिस के DV जाओ आपकी इतना जल्दी DV भाई कौन कराता, क्या जल्दी। और जो 2023 वाले बच्चे जो इतनी 4600-4200 लेवल की जॉब है, उनके तुम 2-2 साल में DV नहीं करा रहे हो, ये कौन सा प्रयास है। और जो जहां तुमने गलत किया वहां 2 घंटे में ज्वाइनिंग दे रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है गलत किया है, बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे, बच्चे प्रोटेस्ट में पहुंच जाएंगे, इससे पहले ही इनको ज्वाइन करा दो। DV नहीं पता है वो बता दीजिए, है DV के बारे में जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है। अब बताओ जो मेरा 2023 वाले का है DV नहीं हुआ है सिलेक्शन पोस्ट में, अब ये CGL वाले जो बच्चे हैं, आपका सिलेक्शन 2023 में हो चुका है। हाँ बस DV बाकी है मेरा उसमें।
उसमें डीवी 40 वैकेंसी हैं, उसमें डीवी में मतलब कुछ बच्चे ज़्यादा लेते हैं, मान लो 4 गुना या 5 गुना, लेकिन मेरी मेरिट इतनी ज़्यादा है, मेरिट से भी 10 से 12 नंबर ऊपर है। जहाँ 1 नंबर ऊपर में भी आपको नौकरी मिलने के चांसेस रहते हैं, वहाँ मेरे 10 से 12 नंबर ऊपर है। किसी का भी डीवी नहीं हुआ या सिर्फ आप? हाँ, किसी का उस डिपार्टमेंट की नहीं हुई है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते कौन हैं। सा डिपार्टमेंट? मेरा RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये मेरा डिपार्टमेंट है और 4200 या 4600 लेवल की जॉब है सुपरिंटेंडेंट की, और उसमें डीवी नहीं हुआ अभी तक। मतलब आज नहीं कल वो नौकरी आपको मिलेगी। मतलब मेरा डीवी होगा, यस। नौकरी का तो भगवान मालिक है, कभी कभी 1 नंबर की लीड में भी नौकरी मिल जाती है आपको, कभी कभी 10 की में भी नहीं मिलती, तो ये पर लेकिन मैं रेस में हूँ सर। अगर वो मेरा डीवी बस हो जाता, क्या पता मुझे नौकरी मिल जाती, फिर मैं क्यों लेकिन जो CGL है उसका तो रिप्लेसमेंट नहीं है ना सर। मैं तो CGL के लिए लगाया ना यहाँ पे 8 साल 9 साल, अपने दोस्तों का साथ मैंने क्यों लिया, इसी वजह से लिया था कि भाई मुझे सपने पूरे करने हैं, मैं घर सपनों के साथ जाऊँगा, इसीलिए मेरे साथ दोस्त जुड़ गए। नहीं आजकल कौन किसका साथ देता बताओ। यहाँ से क्या बता के निकले थे? बस यही था घर वालों का, तो बस क्या सारी स्थिति आपको दिख रही है बेटे, बस तो तुम जानते हो, मतलब घर वालों का ये सारा यही था कि सब तुम्हारे सामने है, आप जो करोगे अपने उससे करोगे। तो बस यही था, जब तक घर वालों से हमें था कि हमें ये दे सकते हैं लिया, जब हमें लगा कि तुम नहीं दे सकते तो चलो बस कोई बात नहीं, कोई रास्ता बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे, सपने पूरे करके जाएंगे। कौन कौन है घर में? घर में हमारे भाई हैं, 3 भाई हैं, हम मम्मी पापा हैं, हमारे 2 बहनें थी मुझसे बड़ी है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और बड़े वाले भाई हैं वो ITBP में जॉब करते हैं, 2012 में लगी हुई है। बीच वाला भाई वो खेती बाड़ी अपना जो भी घर का काम वाम जो भी संभाल लेता है अपना। सबसे छोटा मैं ही हूँ। अब मेरे ऊपर ही था कि ये थोड़ा सा थोड़ा कुछ कर लेगा बड़ा ज़िंदगी में तो थोड़ा सा रहेगा सही अवसर। अब संघर्ष ही मान लो, संघर्ष ऑन पीक है, लेकिन ये देखो कि चीज़ें कैसे कैसे होती गई हैं और कैसे कैसे जर्नी आज 7-8 साल पे आ गई। आप देख रहे हो 1.5 नंबर से लेकर और आज 24 वाला चला गया, इस तरीके से जो सपनों में नहीं सोचा था। पहले SSC एक गलतियां करती थी, आज सारी गलती मिलके कर दी, फिर भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बच्चे ये सोच के साथ नहीं देते कि क्या हमारा तो 25 है, हमारा तो 26 है। भाई जब चीज़ें फेयरली नहीं होंगी तो 25-26 भी चला जाएगा सर, आप बताओ। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, बच्चा तो ये उम्मीद करके आता है ना कि हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, नहीं तो लगना होता तो बच्चे यहाँ तो डायरेक्ट भी लग रहे हैं। इनकम टैक्स का रेट लोग बता देते हैं 40 लाख 50 लाख, मुझे समझ में नहीं आता ये लेने देने वाले ये कौन होते हैं बच्चे। हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में दिनों रात रगड़ रहे हैं कि चलो अपनी मेहनत से लग के जाएंगे। गलत करने की धारणा नहीं है तो आप गलत की तरफ मतलब बढ़ भी नहीं सकते ना। आखिरी बार घर पे कब बात हुई थी? मम्मी से मम्मी से ही बात होती है, अभी 2-3 दिन से बात नहीं हुई सर। वैसे मेरी मम्मी से बात मोस्टली मम्मी से ही होती है। पापा से नहीं हुई? पापा से पहले होती थी, अब कम ही होती है पापा से। कभी कभार जैसे राजी खुशी मम्मी से ले लेता हूँ, पापा ठीक है, पापा ठीक है, हाँ सब ठीक है, बस इतने। पहले कॉल करते थे बात? हाँ पहले बराबर बात होती थी, अब कम ही होती है। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा परेशानी रहता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ यार किसी बुजुर्ग से यार कुछ बात ऐसी ना निकल जाए कि किसी को दुखी कर दे, तो उससे बढ़िया राजी खुशी ले लो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। आखिरी बार खुल के क्या बात हुई थी? आखिरी बार तो बस पापा यही कहते हैं यार कुछ देखो अपना, कुछ बस खर्चा पानी निकालो, पढ़ो। मैं ये कहता हूँ अब मैं खर्चा पानी निकालूंगा तो फिर ढंग से ही निकालूंगा, फिर मैं एक चीज़ में साइड करके फिर मैं अपना उस खर्चा पानी निकालूंगा। फिर जब तक जान है, जब तक सपनों की अगर मुझे उम्मीद लग रही है कि यहाँ से मतलब पूरे हो सकते हैं, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। चाहे आपको 1% ना अच्छा लगे, लेकिन जिस दिन मैं सपने पूरे अगर मैं कर लूँगा तो आपको भी बस खुश कर दूंगा। क्या करते हैं पापा? पिताजी किसान है हमारे, पहले मुंबई में थे, 2020 में लॉकडाउन के बाद आ गए। पिताजी बम्बई थे तो 1-2 सालों उन्होंने पैसा दिया मुझे बराबर, महीने के जो भी लगते 10-12 हज़ार देते थे। फिर वो लॉकडाउन में आ गए घर, फिर ये कह रहे अब मैं तो घर आ गया तो मुश्किल ही है मेरा तो, क्योंकि भाई की शादी हो चुकी है, भाई अपनी फैमिली को भी देखता है, वाइफ उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो थोड़ा सा यही कहती है कि फैमिली की सपोर्ट मत करो, ये मत करो मुझे यहाँ। तो फिर भाई ये कहता है यार मैं थोड़ा घर में भी करता हूँ, तो फिर अब तुझे मैं कहाँ से कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं भाई, मेरे साथ तो मेरे दोस्त भाई से भी ज़्यादा जुड़ गए, जो कि आज मैं कहता हूँ अपने घर पैसा नहीं देते थे, और मेरे को 1 तारीख को सैलरी मेरा मोबाइल नहीं दिखाता था, फ़ोन पे पैसे आ जाते थे। 1 तारीख को सुबह 7 बजे 5,000 6,000 2-3 दोस्तों से महीने के 10-12 हज़ार तो सर लगते ही मिनिमम खर्चा। देखो आप 4-5 हज़ार रेंट हो जाता है, लाइब्रेरी 3,000 साढ़े 3 हज़ार खाने के हो जाते हैं, 12 और आपके पास फिर फोटो कॉपी PDF निकलवाते हो, किताब लेते हो, फॉर्म भरते हो, और कुछ भी आप जानते ही मुखर्जी नगर में 12-13 हज़ार तो रुपया बेसिक नीड है आपके लगेगा ही सर। तो सब दोस्त देते हैं? सब दोस्त ने दिए अभी तक और आज भी दे रहे हैं सर। कभी कभी ये होता है कुछ ज़्यादा अर्जेंसी हो जाए तो मैं कभी कभार घर से ले लेता हूँ 2-4-5 हज़ार, बाकी मैं अपना मैनेज। अभी भी CGL के चक्कर में इतना भाग दौड़ में सर इतना पैसा लग गया, 20-30 हज़ार रुपये मेरे लग गए। कभी सर से मीटिंग, कभी इधर उधर भाग रहा हूँ मैं सर, कुछ तो मौका मिले, कुछ तो बात बने, क्योंकि सर यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। आप देख रहे हो आज मुखर्जी नगर में थोड़ा ये CET और UPRO ARO का पेपर था, इसलिए भीड़ नहीं थी, नहीं तो लोग सर इतना नहीं लेते सीरियस मुझे। और SSC में तो सीरियस है ही नहीं सर, एक्चुअल में 1-1.5 लाख बच्चा ही सीरियस है, SSC में तो बच्चा सीरियस है ही नहीं, और वही नौकरी लेते हैं जो सर
सीरियस है, बाकी किसी को नहीं फर्क पड़ता आप क्या कर रहे हो। तो हमने बहुत भागदौड़ करी, बहुत हम एसएससी ऑफिस चक्कर पे प्रोटेस्ट में सर धूप में 2 बजे से बैठ जाते थे, 8 बजे तक चेयरमैन तब मिलता था 6 घंटे, और वो भी मई में। आप समझ लो कितना मुश्किल, क्योंकि सर गलत हमारे साथ हुआ है ना, अब बच्चों के साथ हुआ नहीं, बच्चे क्यों जाएंगे। और CGL 17 में हम सब के साथ खड़े हो गए थे, लाखों की भीड़, मेरे मोबाइल में वीडियो आज भी है वो 17 वाले प्रोटेस्ट की जो हमने किया था, जिसके दम पे TCS आई और चीज़ें पहले 3-3 साल में ज्वाइनिंग आती थी, 4 साल में, आज 6 महीने में ज्वाइनिंग इसी वजह से आ रही है ना कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आज तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे तो तुम्हारे साथ कल सामने और चीज़ें आ गई। देख लो 25 में 24 वालों के साथ खड़े नहीं हुए थे, आज देख लो वो एग्जीक्यूटिव आ गई और देख लो क्या हाल हो रहा है। पेपर नोटिस लग गया, पेपर कैंसिल, माउस काम नहीं कर रहा। अगर तुम लोग उसी टाइम जुड़ जाते और लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करते तो क्या सरकार मानती नहीं। लेकिन सबको ये लगता है कि मेरा तो पेपर है, मेरा तो भाई 390 में से 350 लाख आदमी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये सोचो कब सिलेक्शन होगा। तुम्हारे तो अभी 290 ही नहीं आ रहे होंगे, 300 ही नहीं आ रहे होंगे। आप पढ़ के आप क्या कर लोगे। पहले सिस्टम को फेयर कराओ, तभी तो फेयरली लगोगे आप। ये सबके घर से दबाव होता है ना शिव। टोटली होता है सर प्रेशर। देखो घर वालों का एक लिमिट तक ही है कि आप खर्चा या कोई भी चीज़ या वो झेल सकते हैं, हर चीज़ देखते हैं। घर वाले कहते हैं ब्याह शादी कब करोगे। अरे भाई सपने पूरे नहीं होंगे तो ब्याह शादी का क्या मतलब कोई वो मैंडेटरी है क्या ब्याह शादी है। आदमी पहले खुद में सुकून हो ना, तभी ना अगले को सुकून दे पाएगा है। घर वाले कहते हैं तो डेफिनेटली मैंने कहा गोविंद करेगा वही होगा, पहले ड्रीम्स। हाँ अगर आप सक्सेस हो तो शादी चाहे जब कर लो, मिनट पे कर लो। लेकिन अगर आपके सपने पूरे नहीं है तो आप खुद से ही फ्रस्ट्रेट रहोगे सर, बताओ। लेकिन सर यही है कि थोड़ा सा सरकार को ना युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये देश का युवा है ना इतना फ्रस्ट्रेट परेशान। हमने अभी 2014 में जब वोट डाला था तो पहला वोट मोदी जी को दिया कि एक उम्मीद करी थी कि आज मोदी जी को मतलब ही नहीं है कि हमारा वो युवा परेशान है जिसने जिताने में आपको मदद की है। पहला ही वोट डाला था, जब मेरा पहला ही वोट आया था सर, मैंने मोदी का गोविंद का नाम ले दिया। जीत गए मोदी, एकदम ऐसे वर्चस्व से आए हैं। आज मोदी कहाँ गए बताओ। उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि SSC में लोग अपनी ज़िंदगी एक सपने, लोगों को लगता है इंस्पेक्टर ही भाई उसके लिए तो वो ज़िंदगी है, लोगों के लिए तो कलेक्टर भी नहीं कुछ है। लोगों ने तो उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया ना, बताओ। लेकिन जिसके लिए जो चीज़ ज़िंदगी है उसको तो आप प्रायोरिटी में रखो ना। आपके लिए शायद प्रधानमंत्री भी ना हो, तुम कल दे दोगे इस्तीफा, लेकिन लोग तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो जिस आदमी के लिए जो चीज़ प्रायोरिटी है, ज़िंदगी है, उसके लिए तो आप सही और गलत में साथ दे सकते हो ना, बताओ। इसकी क्या कहानी है? इसकी क्या कहानी है? सर यही था कि कभी लालबत्ती की गाड़ी में होंगे बस सर, वो जर्नी शुरू करी थी और कहाँ राम ने छोड़ दी, राम ही जाने। पर यही है कि सर अभी तक हिम्मत नहीं हारा हूँ। अभी 30 साल ही हुई, अभी तो समय बच रहा है। यही है, वही बात है सर। देखते हैं ऊपर वाला। मैं तो कहता हूँ मेरा काम है अपना बेस्ट देना, मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है लॉयल रहना। बाकी परिणाम क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो नारायण के हाथ में। आखिरी बार गाँव कब गए थे? आखिरी टाइम सर मैं लास्ट टाइम जुलाई में ही गया था। एक ताऊ के लड़के की लड़की की शादी थी तो मुझे जाना पड़ा कुछ वजह से, तो मैं गया था फिर 2-4 दिन के लिए, फिर नहीं गया। मैं जाता ही 4-4 महीने में हूँ, 5-5 महीने में हूँ। होली दिवाली कभी नहीं गया सर। होली दिवाली कभी नहीं जाते? मैं शादी विवाह फंक्शन में अपनी बहन की शादी में भी नहीं गया था। अगले दिन CGL था सर। 12 जून की शादी थी दीदी की आगरा में, और दिल्ली में मेरा 13 जून का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट। फिर मैंने कहा यार शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये सपना मुझे पता था मैं ज़्यादा समय दिल्ली नहीं रह सकता, तो सपना पूरा करना ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ने 20 दिन पेपर चलता उसी दिन और मॉर्निंग शिफ्ट ही दे दी, तो मतलब भगवान भी नहीं चाहता था कि आप शादी अटेंड करो। और उस बहन के लिए मैंने 300-400 लड़के 4 साल लगातार मैं ही जाता था रिश्ते देखने के लिए। हज़ारों किलोमीटर तो बाइक चला दी थी मैंने रिश्ते, और उसकी में शादी अटेंड। आज भी जीजा जी बात नहीं करते हैं, कहते हैं तेरा भाई वो IAS बनने वाला था, कहाँ है। मैं तो जीजा से भी ढंग से बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ है मेरे भी दिमाग में और जीजा श्री के भी दिमाग में। क्या वजह, तो कई सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और चलती रहेंगी जब तक नारायण चाहेगा। पर ये है कि हर इंसान का दिन आता तो कभी तो मेरा भी आएगा। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इनका दिन ज़रूर आए। और ये कहानी सिर्फ एक शिव या किसी और की नहीं है, ये उन तमाम लोगों की है जो आखिरी अटेम्प्ट लिखते हैं। आप अटेम्प्ट देते हैं, आप अगर पढ़ने में ठीक नहीं है या आपकी कोशिश उतनी मुकम्मल नहीं है और आपका नहीं हो पाता, तो सब संतुष्ट कर लेते हैं कि भाई हम पढ़ने में कमज़ोर थे, हमने उतनी मेहनत नहीं करी थी, इसलिए एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। लेकिन उनका क्या, जो ये आरोप लगाते हैं कि हमारा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि धांधली हो गई, हमारा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गया, हमारा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि सवाल गलत आए थे और उसका फ़ायदा सबको मिला और हमारा नुकसान हो गया, तो ये एक ज़रूर बड़ा सवाल है जिस पे
अब ज़रूर कम बात होती है इस पे, जैसे इन्होंने कहा कि उस पर अब चर्चा नहीं होती इन चीज़ों पे। जब तक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो हल्ला होता है, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि हर बात के लिए आंदोलन छिड़ा जाए, हर बात के लिए सड़कों पर उतरा जाए, क्योंकि ये उस परिवेश से आते हैं जहाँ पैसे उतने नहीं होते कि इनको सालों साल दिल्ली में रहकर पढ़ने दिया जाए। तो घर से भी बात नहीं करते, और घर मुमकिन है कि घर से जब फ़ोन आता हो तो फ़ोन उठाते हैं। हाँ, मम्मी से ही अगर मैं लाइब्रेरी में अगर फ़ोन रखा हुआ है तो मैं नहीं देखता जब तक मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, जब तक मैं फ़ोन नहीं छूता। किसी का भी फ़ोन आए मैं मॉक टेस्ट कंप्लीट करूँगा। मम्मी क्या कहते हैं? मम्मी तो यही कहती है कि बस बेटा अब कब तक करोगे, आप इतनी मेहनत कर ली, इतना पढ़ ली है, दिन और रात पढ़ के देख ली, अब ईश्वर कुछ और ही मान लो चाहता है तो थोड़ा अपना साथ साथ में कुछ अपना खर्चा पानी एटलीस्ट किसी से लेना देना तो बंद हो। आप मान लो इतना कुछ आप कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ यार लग जाएंगे तो 6 महीने में निकाल देंगे। मान लो 10,000 से भी लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2-4 लाख। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 90,000 लाख रुपये सैलरी होती है, आप 6 महीने में निकाल दोगे। लेकिन अगर आप रह गए किसी वजह से 2,000-3,000 अपने इसके चक्कर में अगर आप रह गए सपनों से, तो इस चीज़ का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ज़िंदगी भर। क्योंकि शायद मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो इसी वजह से जुड़े हैं कि तुम कर सकते हो, और लोगों के साथ क्यों नहीं जुड़ते लोग? ये भी सोचो ना, लोग अपने घर में पैसे नहीं दे रहे हैं लेकिन मेरे लिए दे रहे हैं, तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं गोविंद की एक लीला है ना, जो सिर्फ वो आपके लिए है। बताओ। तो सर यही था कि बस मम्मी ने बोला कि अब जितना समय है नारायण पे भरोसा रखो, लेकिन मैं आज भी 2 महीने और बच रहे हैं, अगर CGL आज भी मिलेगा तो मैं उसको दम लगा के दूंगा और ईश्वर की दया से सिलेक्शन भी लूँगा, अगर सरकार मौका दे या अगर नारायण मौका दे। ये देखना होगा कि फैसला क्या होता है, SSC क्या करता है, सरकार क्या फैसला लेती, वो अपनी बात है। लेकिन यहाँ उन तमाम लोगों के लिए और उन तमाम लोगों की कहानियाँ हैं जो हम एक शिव की कहानी के ज़रिए आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिन एजेंसीज़ को एग्ज़ाम कराने की ज़िम्मेदारी दी जाती है उन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सिर्फ इन लड़कों के भविष्य की बात नहीं होती है, इन लड़कों के, उन परिवारों की, उन उम्मीदों की के भविष्य की बात होती है। और आप अगर उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये ज़रूर ठहर कर सोचने वाली बात है। ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ ये अपने टेबल पर रखे रहते हैं, जिससे इनको उम्मीद जगती है कि एक दिन हम भी ऐसी गाड़ी में बैठेंगे और अपने गांव जाएंगे तो हमारे माता पिता भी सीना चौड़ा करके घूमेंगे कि हमारा बाबू अब DM बन के आया है। तो क्योंकि इन्हीं से आने वाले दिनों में इनके घर वालों, इनके माता पिता का परिचय होता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और उन विभागों को, उन संस्थानों को, उन संस्थाओं को संज्ञान लेना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है एक निष्पक्ष एग्ज़ाम कराना, क्योंकि उससे कईयों की उम्मीद, कईयों की ज़िंदगी, कईयों की शादी, वो तमाम चीज़ें, कईयों के सपने जुड़े हुए। देखना होगा वो संज्ञान लेते हैं या फिर हम लोग फिर किसी शिव से बात कर रहे होंगे या फिर किसी नई कहानी को आप तक पहुंचा रहे होंगे। कभी कभी मोटिवेशनल लाइन भी लिखता हूँ मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। आदमी दिनों रात पढ़ता है तो फ्रस्ट्रेट रहता है, तो बीच बीच में ब्रेक भी लेता है, तो अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। तो मैं सर कभी कभी मतलब मोटिवेशनल लाइन लिखता हूँ कि जलने वाले जलेंगे, खिलने वाले खिलेंगे, कि जलने वाले जलेंगे, खिलने वाले खिलेंगे, और ये दुनिया देखती रह जाएगी जब आप इंस्पेक्टर बन के निकलेंगे। सर वही चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब लंबे समय तक मोटिवेट करके रखती हैं, जो आपके अंदर जो चीज़ फील करते हैं ना, तभी आप इतने समय तक रुक पाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं है सर। आप जानते हो यहाँ 1-2 साल में लोग फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं, और इतना लंबा समय आदमी कैसे रखा होगा अपने आप को संभाल के, हर चीज़ को संभाल के, जो कि आसान नहीं होता। 21 साल के आए थे, 20 साल के और आज 30 के हो गए सर, जो कि आसान नहीं होता हर चीज़ों को त्याग के और आगे बढ़ना। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी जीने का क्या मतलब, जब चीज़ें हो ही नहीं रही। लेकिन ये कहते हैं कि कर्म करो, फल तो नारायण के हाथ में, ज़िंदगी कहाँ ले जाना चाहती है तो नारायण ही जानता है, लेकिन आप अपनी ओर से बेस्ट दो ताकि आपको ज़िंदगी में रिग्रेट ना रहे। और मैंने भी 24 तक अपना इतना बेस्ट दिया कि 3 साल तो मैंने 22, 23, 24 तो इतना झोंक दिया कि इसके बाद तो मौत ही आ जाए, नो तैयारी। कभी कभी जब टूट जाते होंगे, जब बहुत परेशान होते होंगे, तो क्या करते हैं? तो मंदिर चले जाओ, नारायण का नाम ले लो बस, और क्या, ये भरोसा रखो। मैं कभी बस टूटता नहीं, आज भी मेरे अंदर उतनी एनर्जी, आप चांस दिलवाओ और फिर देखो मैं 15-16 घंटे लाइब्रेरी से निकलूंगा नहीं। मेरे को ये रहता है कि मेरी गलती ना हो, बस अगर कहीं ना कहीं है तो मैं उसको अगली बार मैनेज कर लो। जब मैं ही अपनी तरफ से अगर टूट गया हूँ तो फिर मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आज भी नहीं टूटा हूँ सर, अब ये समझ लो, बस गलत हो रहा है उससे ज़्यादा, बस थोड़ा फील हो रहा है, ये है।
हम सब चाहते हैं कि आप लोग ना टूटें और Yes. डटे रहें और अपने सपनों के लिए लड़ते रहें। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते दल्ला लंटो, शुक्रिया।